तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज डिटर्मिनेंट चैप्टर 4 क्लास 12 का। इसमें इंट्रो पार्ट कवर करेंगे। होता क्या है कि यार बच्चों को डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आते हैं, ठीक है, बट उनको मीनिंग ही नहीं पता कि एक्चुअली में हमने डिटर्मिनेंट पढ़ा क्यों और इसके जो आंसर निकल के आ रहे हैं इसका क्या यूज़ है, रियल लाइफ यूज़ का, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। तो वो सारी बातें हम लोग इस इंट्रो पार्ट में कवर करेंगे, सारी चीज़ें। तो अब देखते हैं डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो हमने मैट्रिक्स में ये सीखा है कि किसी भी लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे ये कहा ax1 + by1 = c1, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे a1 b1 c1 a2x b2/c2, ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है। लीनियर क्यों है? क्योंकि x और y जो वेरिएबल इनकी डिग्री क्या है, 1 है हमारे पास। तो हमने पढ़ा है कि ऐसी फॉर्म को, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, तो ऐसी लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में हमने लिखना सीखा था। a1 a2 b1 b2 x y, और हम लोगों ने निकालना सीखा था, इन्वर्स वगैरह निकालते, इस तरह की ये मैट्रिक्स हम लोगों ने सीखा है। अब यार क्या है कि हम थोड़ा सा क्लास 10th में जाऊंगा, चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था वहाँ पे कि दो लीनियर इक्वेशन है a1/a2 b1/b2 अगर डज नॉट इक्वल्स टू हैं तो हम कहते थे सर कि उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा और वो कंसिस्टेंट हो गए। याद आ रहा होगा आपको, ये थोड़ी छोटी चीज़ें। तो अब जब वो लीनियर इक्वेशन हमने बनाना सीखा, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, तो क्या हम, अब ये क्वेश्चन आया दिमाग में कि क्या हम ये चेक कर सकते हैं कि जो ये लीनियर इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है या यूनिक सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन दिमाग में आया। तो ऐसे क्वेश्चन को दूर करने के लिए कंसेप्ट आया डिटर्मिनेंट। उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो भी लॉजिक लगाया और इस मैट्रिक्स को कंसीडर किया, इस मैट्रिक्स को, और क्या किया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया। क्योंकि हम लोग क्या लिखते हैं, अगर इस इक्वेशन की बात करें, हम लोग लिखते हैं a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, यही होता था। तो फिर इन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a1 b2 डज नॉट इक्वल्स टू a2 b1। इसको इस तरफ लेकर आ गए डियर, ये इसको इस तरफ लेके आ सकते हैं और डज नॉट इक्वल्स टू 0। अब उन्होंने एक चीज़, ये तो क्लास 10th का है, ठीक है ना। अब उन्होंने एक चीज़ देखी a1 b2, यार उन्होंने कहा भाई अगर इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए, सुनो ध्यान से, और a2 b1 और इसका मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया जाए, तो यार बात यही नहीं आ रही है। देखो ध्यान से, आपके सामने ये क्लास 10th का है और उन्होंने 12th में इसका नया कंसेप्ट है कि यार ये जो चीज़ है वो यहाँ से मिल रही है हमको कि अगर हम पहले इसका मल्टीप्लाई करें माइनस इससे इसका मल्टीप्लाई करें, क्लियर है। और जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए। क्यों? अगर जीरो आ जाएगा तो फिर वो इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा। वो भी अभी सब बताएंगे एक एक। तो उन्होंने क्या किया, इसको लिख लिया। उनका यार हम ऐसे करते हैं a1 b2 और माइनस a2 b1, तो ये जीरो नहीं आना चाहिए। अब उन्होंने कहा ठीक है यार, अब जो इसको जो नाम दिया है, ये जो ऑपरेशन लगाया है, इस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस ऑपरेशन को, डिटर्मिनेंट। और ये कहाँ से आया, ये भैया यहाँ से निकल गया है, कुछ भी नया नहीं किया हम लोगों ने, केवल क्लास 10th की कंसेप्ट को मैट्रिक्स से के फॉर्म में लिखे। अब इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। और अगर किसी मैट्रिक्स को ऐसे लिखते थे ना, इस तरीके से, तो डिटर्मिनेंट को इस तरीके से लिखते हैं, साइन इस तरीके से आ जाता है डिटर्मिनेंट का। अब 2-3 बातें हैं जो डिटर्मिनेंट के बारे में आपको आनी चाहिए। अभी एक एक क्वेश्चंस करेंगे, बहुत डीप में जाएंगे। बस ये बता दिए कि इसको डिटर्मिनेंट इसको बोला जाता है, इस टाइप के मल्टीप्लाई। ये तो 2/2 ऑर्डर का था, अब 3/3, और मैं आपको 4/4 का भी बताऊँगा, बट वो आउट ऑफ सिलेबस है। नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, मुझे ना आपसे नंबर चाहिए, ना आपसे आप सिलेबस का ये मत सोचो क्या छोड़ दिया कि अपना सब पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा डियर, ये हो गया, ठीक है। अब लेकिन डिटर्मिनेंट जो होता है ये हम लोग किसी मैट्रिक्स का फाइंड करते हैं। क्वेश्चन आएगा फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, बट मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ये इसकी एक लिमिटेशन है कि केवल स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही ये वाला कंसेप्ट चलेगा, ये वाला। अब आप कहोगे सर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, बिल्कुल नहीं, ये 2/1, इस पर कैसे चला पाओगे, किसका मल्टीप्लाई, किससे माइनस करोगे ना। तो याद रखेंगे कि डिटर्मिनेंट जो हमेशा होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एप्लीकेबल होता है। क्यों? ये चीज़ें जो होंगी ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एप्लीकेबल है। अच्छा, पहली चीज़ तो ये आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए कि डिटर्मिनेंट जो होता है, और डिटर्मिनेंट हमेशा स्पेसिफिक वैल्यू देता है। कैसी वैल्यू देता है? स्पेसिफिक वैल्यू देता है, मतलब एक पर्टिकुलर आंसर देगा, 1 2 3 कांस्टेंट। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्यों?
कभी भी मैट्रिक्स को सॉल्व किया या उसका इन्वर्स निकाला या ऐड किया या मल्टीप्लाई किया कुछ भी किया तो उसका जो आंसर आता था वो हमेशा मैट्रिक्स ही आता था। मतलब मैट्रिक्स मीन्स कलेक्शन ऑफ अ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ अ मेंबर, कलेक्शन ऑफ अ एलिमेंट्स ही आता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। अगर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर निकल के आएगा, 1 2 3 4 कॉन्स्टेंट कुछ भी आएगा। ठीक है, तो ये दो बातें याद रखें। डिटर्मिनेंट का मैं आपको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में डिफरेंस बता रहा हूँ, आप एक तरह से ये समझ सकते हैं। डिटर्मिनेंट का साइन ये होता है, मैट्रिक्स का साइन ये होता है। अच्छा एक चीज़ और जो अभी बताया था ना, आगे खैर बताऊंगा कि ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। मैंने कहा इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो मान लो, तो 2 का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में होगा 1 2 3 4 में। बट डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। अगर ये डिटर्मिनेंट होता, डिटर्मिनेंट का साइन ये होता है, तो इस 2 का मल्टीप्लाई या तो किसी एक रो के सारे एलिमेंट में होगा या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट में होगा। आप इस रो के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर सकते, 2 बन जाए 2 2 2, इनको नहीं छेड़ेंगे। या फिर आप इसमें नहीं करें, आप इस कॉलम में कर दो, इस कॉलम में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो इनको ऐसे ही लिख देंगे 2 2 जा 4 2 4 जाए। मतलब ये सब बराबर रहते हैं आपस में। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं क्या कि डिटर्मिनेंट जो होता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड कर सकते हैं। ठीक है सर, स्पेसिफिक आंसर आते हैं इसके, इसका साइन ये होता है, मैट्रिक्स का ही होता है। और 2 का मल्टीप्लाई या किसी भी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी भी एक रो के सारे एलिमेंट में या किसी एक कॉलम सारी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। तो ये कंसेप्ट था। इसी अब डिटर्मिनेंट का यूज़ देखो हर जगह है। इंजीनियरिंग अगर आप करेंगे, एक एरे टाइप होता है, अगर कंप्यूटर साइंस में पढ़ेंगे उसमें भी इसका यूज़ है, सोशल साइंस में इसका, हर जगह इसका यूज़ है। ठीक है, वो जब आप लोग 12th के बाद कोई हायर एजुकेशन लेंगे तो उसमें मिलेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, डिटर्मिनेंट इसको बोला गया था। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि आपको कुछ जैसे एक चीज़ और बता दूं कि ये एक मैट्रिक्स है मान लो। अब ये डिटर्मिनेंट ए पढ़ेंगे, इसको डिटर्मिनेंट ए, इसको मॉडुलस ए मत पढ़ देना। ये ध्यान रखना, ये मैथमेटिकली रॉन्ग है, क्योंकि मॉडुलस जो होता था वो किसी नंबर का फाइंड होता था। अब डिटर्मिनेंट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं ना, तो ये नहीं होता है। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बहुत दिमाग में रखनी। अब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर मैं 2 by 2 ऑर्डर मैट्रिक्स का या 1 by 1 ऑर्डर के मैट्रिक्स की बात करता हूँ, तो देखिए अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 -1 और ये 4, कह रहे हैं फाइंड डिटर्मिनेंट है। ठीक है जी, तो मतलब आंसर डिटर्मिनेंट ए फाइंड करना, मतलब अब साइन देखो ये वाला आ जाएगा 2 -1। अभी किया था हम लोगों ने कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनका मल्टीप्लाई तो 2 × 4 माइनस हर बार आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ -1 × 3, तो 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर क्या आ गया 11 आ गया। मतलब डिटर्मिनेंट ए कितना आ गया 11। एक स्पेसिफिक आंसर आ गया है। और याद रखेंगे कभी डिटर्मिनेंट ए अगर 0 आ जाए, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमेशा मैट्रिक्स का आता है, तो उस मैट्रिक्स को, तो मैट्रिक्स ए जो होगा उसको क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। और एक और नाम दिया इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं इसको। ये सब नॉलेज के लिए, एक एक नंबर के लिए याद रखिए। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर और कंसिस्टेंट। अब आपको जैसे क्लास 10th में अगर हम लोगों ने क्वेश्चन लिया, अगर लेते हैं और चेक कर सकते हैं ईजिली तरीके से कि वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, उसी क्वेश्चन को डिटर्मिनेंट का यूज़ करके कर सकते हैं। जल्दी से छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, 2x + 3y = 4 - 3x + 2y = 3, मान लो ये है। अब क्लास 10th में आपसे अगर मैं पूछता हूँ कि बताओ भैया ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो आप क्या फाइंड करते थे, A1 A2 B1 B2 C1 C2। अगर क्लास 10th का थोड़ा सा याद करा देता हूँ, अगर ये आता था तो हम लोग कहते थे क्या है, कंसिस्टेंट। या अगर ये आता था तो भी हम लोग क्या कहते थे, डियर, कंसिस्टेंट कहते थे इन दो केस में। अगर ये आता था A1 A2 B1 B2 डज नॉट इक्वल टू C, तो क्या कहते थे, इनकंसिस्टेंट कहते थे। अब ये तो हम लोग क्लास 10th में पढ़ा था। अब मैट्रिक्स का यूज़ करके देखो कैसे। तो सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखते थे, आपको दिखना चाहिए, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो ये 2 - 3 y का कोफिशिएंट 3, ये सब मैट्रिक्स में पढ़ा है। और ये x और y और ये 4 3। अब ये 3 मैट्रिक्स हैं 1 2 3, लेकिन डिटर्मिनेंट किसका
फाइंड कर पाएंगे, इसी का तो फाइंड कर पाएंगे। क्यों क्यों? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलिए अब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो टू, इसका मल्टी 2 2 जा 4 माइनस माइनस 3 इंटू 3, तो 2 2 जा 4 प्लस 3 3 9 13। अब 13 जीरो तो नहीं है, जब 13 हमारा जीरो नहीं है तो कंसिस्टेंट होगा। आप चेक करके देख लो, चलो चेक करके देखते हैं। a1/a2 2/-3 और 3/2 कभी बराबर होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। तो जो क्लास 10th में किया था उसी कंसेप्ट का यूज़ करके हम 12th क्लास में भी डिटर्मिनेंट से बता सकते हैं कि वो कंसिस्टेंट है या फिर कंसिस्टेंट नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको याद रखनी है, ठीक है। पॉज द वीडियो। तो अभी हम लोगों ने 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना सीखा। अगर कोई कहता है 1x1 ऑर्डर का है, क्योंकि 1x मान लो ये है 1x1 ऑर्डर है तो ये भी इवन है, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स है, और स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट फाइंड होता है, तो इसका भी डायरेक्ट 2 ही हो जाएगा, क्यों और तो कोई कुछ है ही नहीं, इसका 2 ही हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और देखते हैं, अब आता है 3x3 ऑर्डर का। अगर 3x3 ऑर्डर का, उसमें देखिए अगर मैं एक छोटा सा मैट्रिक्स लेता हूँ ए मैट्रिक्स, और ये बहुत सिंपल एलिमेंट लूँगा 1 2 -1 2 0 3 4 3 1, 3x3 ऑर्डर है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब कह रहे हैं कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो, फाइंड डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। तो देखिए अच्छा, अब 3x3 ऑर्डर का जब मैट्रिक्स होता है तो उसको हम लोग 6 वे से सॉल्व कर सकते हैं। एलोंग R1, एलोंग R2, एलोंग R3, एलोंग C1 C2 C, 6 वे हैं, और 6 के 6 वे से आंसर एक ही आता है। अब इसको सॉल्व किसी के भी एलोंग कर सकते हैं, लेकिन आप उसके एलोंग करना जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। जैसे इस रो में एक भी जीरो एलिमेंट नहीं है, इस रो में एक जीरो एलिमेंट है, तो आंसर देखो इससे भी ठीक है। इससे कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाए। क्यों? क्योंकि जीरो का मल्टीप्लाई किसी होता है, इजीली जीरो लिख सकते हैं। अभी पता लगेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बड़ी याद रखना है, ठीक है। मैं फिर से बता दूँगा एक बार। चलिए अच्छा, मैं अब बहुत से टीचर्स लोग होते हैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताएंगे कि ये और ये वाले याद रखना कि ये जहाँ पे 2 2 3 और ये इस वाले पे गया, ये हमेशा एलिमेंट नेगेटिव कंसीडर किए जाते हैं, और बाकी सब प्लस। जैसे बाकी सब मतलब जिसको छोड़ा ये, लेकिन हम लोग मैथ्स को रटेंगे नहीं, रटेंगे तो फिर यार मैथ थोड़ी ना पढ़ रहे फिर तो। क्यों ऐसा है उसको समझेंगे ना, ऐसा क्यों है। तो देखिए अगर मैं इस 1 एलिमेंट की बात करूँ तो इसका एड्रेस क्या है A11, इसका एड्रेस क्या है A12, इसका एड्रेस क्या है A13। तो इनके ये रो को रिप्रेजेंट करता है, ये इनका सम करो 1 + 1 2, तो इवन आया। 1 + 2 3 ऑड आया, और 1 + 3 4 इवन आया। तो याद रखना कि अगर इवन है तो आप लगा देना प्लस साइन, और ऑड है तो लगा देना माइनस है। और क्यों लगा देना ये भी बताएंगे, हम लोग तो सब नंबर के लिए पढ़ते ही नहीं है। तो ऐसे ही इस 2 का इस 2 एलिमेंट का वो क्या है एड्रेस, तो इसको लिखेंगे A21, तो 2 + 1 3 ऑड है, तो यहाँ पे क्या साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, इसीलिए इसका A22 A23 A31। तो ठीक है, इनकी जो लोकेशन है उसको चेक करेंगे, अगर इनका सम करेंगे, इवन है तो प्लस लगा देना, ऑड है तो माइनस लगा देना। क्यों लगा देना? क्योंकि फॉर्मूला ये होता है -1 + i + j। तो -1 की पावर i होता है रो, j होता है कॉलम। अगर -1 की पावर इवन है तो आंसर हमेशा प्लस आएगा, और -1 की पावर ऑड है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है जी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोग याद नहीं रखेंगे कि किसको क्या, हमको ये सब पता लग गया ऐसे, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं आपको 2-3 एलोंग निकाल के दिखा सकता हूँ। अब मैं एक बार इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ। एलोंग आपको लिखना पड़ता है किसके एलोंग, एलोंग R1, मान लो R1 मतलब ये। अगर आप एलोंग R1 के कर रहे हैं तो जो अभी मैंने बोला था ना साइन, तो केवल R1 के साइन ही वर्क करेंगे बस। अब किसी और इन सारे एलिमेंट के साइन भूल जाओ आप। तो 1 का एड्रेस क्या है 1 1, तो ये प्लस, इसका 3 है तो ये माइनस प्लस, बस। अब देखो, अब इस 1 को तो हम +1 लिखेंगे और कर दी ब्रेस। अब देखिए +1 इस कॉलम में है और इस रो में है, उसको हाइड कर लो, ठीक है। इस कॉलम में अब क्या बचा, अब यही तो बचा, तो इसको लिख देंगे 0 3। एक तो बहुत प्रॉपर वे से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब 2 आया, अब माइनस का 2 आएगा तो माइनस का 2 लिख दो। अब -2 इस कॉलम में है, इस रो में है, इसको हाइड। अब क्या चमका 2 4 3 1, 2 4
1। अब देखो ये -1 है, इसमें प्लस का करें -1 ही आएगा। अब -1 इस कॉलम में इस रो में ऐड करो तो कितना चमका ये, तो 2 4 0 3। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी डाउट होगा, ठीक है। चलिए अब ये तो 2/2 ऑर्डर कैसे, तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 1 को लिखो या मत लिखो, 0 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 0, -3 3 जा 9, माइनस का 2 2 बन जा 2, -3 4 जा 12, माइनस का 1 2 3 या 6, माइनस का 0, माइनस का 9। अब ये देखो कितना बचा भाई, माइनस का 10 और माइनस का 2 तो प्लस का 20 और 6 माइनस का, तो 9 6 15। मतलब इसका आंसर क्या आया, 5 आया अगर मैंने अलोंग R1 किया, ठीक है। अगर मैं इसको अलोंग R2 करूँगा तो भी आंसर, या हाँ R2 करके दिखा देता हूँ एक बार, या C2 कर लो, चलो अलोंग C2 दिखा देता हूँ, कैसे भी कर लो यार, अलोंग C2। अब अलोंग जब C2 बोला है ना, तो एक बात सुनो, अलोंग अगर C2 बोला है मैंने तो C2 वाले साइन वर्क करेंगे। अब देखो ये 2 का एड्रेस क्या है, A13 1 + 3 even है तो माइनस आएगा, 0 का क्या है ऑर्डर है 2 2 प्लस आएगा और इस पर माइनस आएगा। चलिए अब 2 को लिखो यहाँ पे, और 2 -2 आएगा क्योंकि 2 से पहले। अब देखो 2 इस कॉलम में इसको हेड कर दो, 2 4 3 1 2 4 3 1। अब देखो 0 तो प्लस का 0। अब देखो 0 के, अब मैं वैसे जो रूल है वो तो ये 0 इस रो में आ रहा है, इस कॉलम में, इसको हाइड करके ये, बट हम क्यों लिखें, क्योंकि 0 का तो मल्टीप्लाई होगा, तो क्यों लिखें, इसको छोड़ देंगे। अब सीधे इस पर आएंगे -3, ठीक है। तो देखिए -3 इस रो में है, इस कॉलम में, तो 1 2 -1 और ये 3। अब सॉल्व करिए इसको, तो यार ये 2 बन जा 2 3 4 जा 12, ठीक है, माइनस का 3 3 बन जा 3 प्लस का 2, तो ये 12 20 3 2 5 या 15। और देखो डियर आंसर तो भी हमारा 5 आया। तो हम 3/3 ऑर्डर का इस तरीके से, देखो डिटरमिनेंट को सॉल्व करने की कई सेकंड्स वाली भी ट्रिक है कि 1 सेकंड में भी आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या होगा कि आप CBSE में NCERT में उसको अप्लाई नहीं कर सकते, मार्क्स 0 मिलेंगे आपको। तो वो ट्रिक हैं, वो तब के लिए जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हैं, एंट्रेंस है, तो वो भी आपको एक अलग वीडियो बना दूंगा उसका ट्रिक वाले का, ठीक है। काफ़ी बुक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम 3/3 ऑर्डर को ले लेते हैं। अब ज़रा कुछ एग्जाम्पल बता दूँ, और इसी वीडियो में आपको 4/4 का भी बता देंगे कैसे सॉल्व करते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल 2 की बात करता हूँ, फर्स्ट तो बहुत बच्चों वाला कर भी लिया है। वो ये कह रहे हैं कि भाई x - 1 x + 1 x इवेल्युएट करो। क्या करो, क्योंकि ये पहले से किसका साइन है, डिटर्मिनेंट का साइन, तो कुछ नहीं करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसका x² और माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ x - 1। तो अगर इंट्रो पार्ट हम लोग कर लेते तो हमको लॉजिक क्लियर हो जाते, माइनस साइन क्यों आ रहा है, इसका मल्टीप्लाई ही इसके साथ क्यों हो रहा है। ये चीज़ अगर आप जानते हो, मैं पूरा फोकस इस पर करता हूँ नंबर के लिए, तो बिल्कुल ना अपने से मैं कहता हूँ, ना मैं खुद सोचता हूँ कि मैं बच्चों को ये पढ़ाऊँ जिससे आपके नंबर आए। नॉलेज आपको आनी चाहिए। तो ये कट गया और हमारा क्या आ गया, +1 आ गया। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट आपको होगा, ठीक है। एग्जाम्पल 3 है, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। एग्जाम्पल 4 अच्छा है, एग्जाम्पल 4 देखते हैं, उसमें कॉस वगैरह का आ गया है। एग्जाम्पल 4 देखते हैं क्या है। तो वो ये कह रहा है एग्जाम्पल 4 कि 0 sin α - cos α माइनस sin α cos α 0 माइनस sin β और sin β 0। सही है ना सब कुछ क्वेश्चन। अच्छा कह रहे हैं इवेल्युएट करो, मतलब डिटरमिनेंट फाइंड कर। तो हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज़ होते हैं। इस रो में एक है, इस रो में एक है, इस रो में, तो किसी के भी अलोंग कर सकते हैं, किसी के भी अलोंग कर दो। मैं मालूम कर देता हूँ अलोंग R1 R1 सिंपल होता है, तो साइन इसके कंसीडर करेंगे, ये प्लस होता है, माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो 0 को तो लिखेंगे नहीं, सीधे यहाँ से लिखेंगे, माइनस का
साइन अल्फ़ा। तो इस कॉलम और इसको हाइड कर लेंगे तो कितना, वैसे मैं एकदम प्रॉपर बेस से बता रहा हूँ, मतलब मैं डायरेक्ट भी बताऊँगी सीधे इसका ऐसे करो इसका ऐसे करो, बट क्या होता है स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता है यार। स्पीड तो अपने आप आ जाती प्रैक्टिस से। माइनस कॉस अल्फ़ा, अब ये मत सोचना कि सर माइनस कॉस ये तो प्लस का होता है, तो आपने ये माइनस तो है ही इसके साथ, तो प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस से, तो इस साइन का इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। तो ये इसे हाइड किया और इसको हाइड किया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। वैसे तो मैं पूरा प्रॉपर वे से समझा रहा हूँ, बहुत पेशेंस के साथ। चलिए अच्छा, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो ये तो जीरो ही हो गया, ये तो जीरो। माइनस दिस, तो माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये माइनस का कॉस अल्फ़ा हो गया, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। माइनस का जीरो लिखो या फिर मत लिखो, देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो गया ये, ठीक है। तो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा कट गए और ये हमारे पास ज़ीरो आ गया। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी डाउट होगा, केवल और केवल कैलकुलेशन है। लास्ट एग्जाम्पल है उसको और देख लेते हैं। तो वो ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और 3x x1 3 4 2 1 एक्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। देखते हैं, तो चलो इसको सॉल्व करो। 3 1 जा 3 माइनस एक्स इसका, इसको सॉल्व करो। 3 1 जा 3 4 2 जा 8, तो बस ये 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 5 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 8, ये कैंसिल हो गया, तो x बराबर प्लस माइनस रूट 8। और रूट 8 को लिखना चाहो तो 2 रूट 2 लिख सकते हैं, ये मत पूछना कैसे है यार, ठीक है। ये सब चीज़ें ठीक है। अब मैं जैसा प्रॉमिस किया था कि 4/4 का भी बता देते हैं, एग्ज़ाम में कतई नहीं आएगा, बीएससी में पढ़ेंगे आप, ठीक है ना। उसमें रैंक भी पढ़ेंगे बीएससी में, अब रैंक क्या होती है मैट्रिक्स की, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन 4/4 का है कुछ नहीं, जैसा आपको लग रहा होगा ना कि यार 4/4 क्या है, बकवास है। देखिए अगर मैं एक 4/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेता हूँ, 1 2 3 4 0 2 8 1, मान लो ये है, तो देख कुछ नहीं करेंगे। अगर मैं एलोंग इस R1 करता हूँ, ठीक है, तो इसका साइन प्लस माइनस प्लस माइनस, क्यों, देखो इसका ऑर्डर 1 1, तो 1 + 1 इवन प्लस ऑड इवन, ठीक है ना। तो चलिए अब देखो, अब मैंने क्या किया, इस 1 को लिखा, अब इस 1 इसमें है और ये हमारा इसमें है, 4/4 ले रहा हूँ ना, क्या कर रहा हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या, ये 1 इसमें है और ये हाइड कर लिया, क्लियर है। अब ये देखो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिल गया। अब 3/3 ऑर्डर का तो हमको सॉल्व करना आता है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। ऐसे ही फिर माइनस का 2, अब माइनस का 2 इस कॉलम में है, इस रो में, इसको हाइड कर लिया, फिर ये लिख दिया। बस ऐसे ही है डियर, कुछ अलग नहीं है, कैलकुलेशन होगी केवल दबा के। ऐसे ही 3 के साथ लिख देना, ऐसे ही -4 के साथ लिख देना, क्योंकि 3/3 का तो सॉल्व करना आता ही हमको। तो इस तरीके से डिटर्मिनेंट का जो सारा बेसिक कंसेप्ट है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या यूज है, स्पेसिफिक आंसर आता है, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही वर्क करता है। इसके जो भी कंसेप्ट हैं, ये सब कंसेप्ट है ना, इसको हाइड किया उसको हाइड किया, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई ये पूछे आपसे कि ए है 2 3 4 मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ए फाइंड करो, डज नॉट एग्जिस्ट, और डिटर्मिनेंट का यूज़ करके हम लोग इन्वर्स फाइंड करेंगे, इन्वर्स भी फाइंड करेंगे यूजिंग, और डिटर्मिनेंट का यूज़ करके हम लोग ये पहचानेंगे इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, कितने सॉल्यूशंस हैं इसके, काफ़ी, और XYZ की वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे, काफ़ी कुछ इसकी एप्लीकेशंस भी है ना इसमें। और अब नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेशन देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, तो काफ़ी कुछ है इसमें। ठीक है, जय हिंद।